दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कई सारी यूनिवर्सिटी में पीजी लेवल पे भी ये टॉपिक होता है। तो बच्चों टोटल मिलाकर हम 4 वीडियो इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, इसका मीनिंग और इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में। दूसरी वीडियो में हम आपको बात करेंगे एनिमल स्पिरिट्स, एडप्टेड एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में। तीसरी जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे केंजियन थ्योरी एंड लुकास ने जो इसका क्रिटिक किया था, मतलब केंजियन थ्योरी की जो आलोचना की थी लुकास ने, उसके बारे में। और चौथा हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से रैशनल एक्सपेक्टेशन से बिजनेस साइकिल का जो थ्योरी है किस तरीके से रैशनल एक्सपेक्टेशन एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों पूरी तरीके अगर आप ये 4 टॉपिक कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन है वो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों इसमें से कुछ वीडियो हमारी प्राइवेट वीडियो होंगी। देखिए प्राइवेट वीडियो रखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पेड कोर्स चलाते हैं, और जरूरी है ये बच्चों की, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली वीडियो जो है ये हमारी पब्लिक वीडियो रहेगी, ठीक है, और ये वाली वीडियो जो है ये भी हमारी पब्लिक वीडियो रहेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप हमारा कोर्स खरीदते हैं तो आपको चारों की चारों वीडियो मिल ही जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमारा है उसके बारे में तो हमें बताना ही है बच्चों इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 1930 से स्टार्ट करते हैं पूरी इकोनॉमी को। 1930 से पहले काफी बूम रह चुका है, काफी तेजी थी। 1930 में सडनली एक मंदी का सामना करना पड़ा पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, खासतौर पर अमेरिकन और ब्रिटेन की इकोनॉमी को। तो हम अमेरिका की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा डीप डिप्रेशन आया, बहुत सारी मंदी आई। तो केंज पहली बार एक ऐसा नया सुझाव लेकर आए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की आलोचना थी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से मार्केट सिस्टम पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। पर केंजियन थ्योरी जो है उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की। उन्होंने कहा, बताया कि जो मंदी जैसी स्थिति है उससे बचने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर एक बहुत ही मतलब एक कारगर उपाय है। यानी कि आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हो, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हो। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी से ज्यादा केंज का जो ध्यान था वो फिस्कल पॉलिसी पे रहा। तो लेकिन 1930 में ये जो प्रॉब्लम थी इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि केंज का भी यही मानना था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आप बढ़ाओगे तो कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के उनका पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें वर्ल्ड वार सेकंड, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार जो कि 1939-45 के अराउंड में ही हम बात करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में हाई इन्फ्लेशन रही, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशन रही, और इसके बाद अगर हम बात करें 1960 के बाद की, तो 1960 में फिर से अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या रही। यानी कि कभी जो समस्या थी वो अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट समस्या होती थी तो डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन है वो समस्या नहीं रहेगी, लो इन्फ्लेशन रहेगा। और लो इन्फ्लेशन रहेगा, हाई इन्फ्लेशन रहेगा, तो जो मतलब एक तरीके से आप जिसको फ्लिप्स कर्व के नाम से भी जानते हो, मैं आपको यहां पे बना देता हूं। यानी कि एक तरीके से ट्रेड ऑफ होता था, ठीक है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई रहेगी तो जो इन्फ्लेशन है, मैं यहां पे लिख देता हूं अनएम्प्लॉयमेंट, मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूं बच्चों। हालांकि फिलिप्स कर्व पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वहां पे भी देख सकते हो, इन्फ्लेशन। तो ये उनका मानना था। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रही, इन्फ्लेशन रहा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रही, लेकिन एक समस्या पैदा हो गई लेट 1970s के में, जिसको कि हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है बच्चों, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, साथ ही साथ हाई इन्फ्लेशन रहती है। मतलब समस्या कितनी बड़ी है भाई। देखो एक तरफ तो केंज की पूरी थ्योरी फ्लॉप हो गई। केंज कहता था कि ठीक है भाई, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना चाहते हो तो पब्लिक एक्सपेंडिचर करो। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट कर रही है तो इन्फ्लेशन हाई रहेगा। लेकिन यहां पर एक नई समस्या पैदा हो गई, जहां पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी, समस्या बहुत विकट हो गई। यानी कि जो केंज का उपाय थे वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। तो केंज के जो उपाय फ्लॉप हुए, अब केंजियन थ्योरी कहीं पे भी ये नहीं बताती कि आखिरकार स्टैगफ्लेशन की क्या वजह है। तो स्टैगफ्लेशन की जो रीजन है, जो वजह बताने का काम करती है, वही बात करती है एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे बच्चों इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है स्टैगफ्लेशन पे, आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट क्या है। स्टैगफ्लेशन उस कंडीशन को बोलते हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है इन्फ्लेशन में कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो हालांकि प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ जीडीपी का जो लेवल है या जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होती है।
और डिफ्लेशन में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ घटती है तो साथ साथ प्राइस भी घटते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन का रेट भी घटता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक नई तरीके की समस्या है जिसका सामना इकोनॉमी ने 1980 के जो डेकेड है उसमें स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने देखा कि एक तरीके से दो प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जिसको कि हम हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, एक तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू, जो कि हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा फ्लिप्स कर्व के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब फ्लिप्स कर्व वाला चैप्टर हमने बनाया हुआ है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, फ्लिप्स कर्व वाले उस वाले टॉपिक को, जब हमने मॉडर्न फ्लिप्स कर्व के थ्रू स्टैगफ्लेशन को बताया है। तो फिलहाल हम बात करें अगर स्टैगफ्लेशन की, तो स्टैगफ्लेशन किसकी वजह से होता है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई है, और एग्रीगेट सप्लाई कम होने की वजह से जो आपका जीडीपी का जो लेवल है या जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो घट जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो मैं एक बार आपको डायग्राम से बता देता हूं, फिर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि आखिरकार एग्रीगेट डिमांड जो है वो सप्लाई शिफ्ट क्यों करता है। तो देखिए सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो कि अपवर्ड है, यानी कि ये दिखाता है कि प्राइस बढ़ने से जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है जो कि डाउनवर्ड है। अब मान लीजिए कि जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो ये वाला है, जिसको जीडीपी का लेवल मान लीजिए y0 है और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो हम मान लेते हैं π0 है, ठीक है। प्राइस लेवल जो है वो p0 है, ओके जी। अब मान लीजिए कि किसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, जब स्टैगफ्लेशन का कब कहलाती है, जब किसी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का जो लेवल है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई का शिफ्ट लेफ्टवर्ड क्यों हो सकता है? क्योंकि राइज इन मनी वेज। देखिए होता क्या है कि जो हमारा यूनियन है, जिसे आप ट्रेड यूनियन आप बोलते हैं, वो कई बार हाई वेजेस के लिए प्रेशर बनाता है कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कई बार मिनिमम वेज जो है उसको बढ़ा देती है। तो इन दोनों ही वजह से जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, यानी कि हम कम लेबर की डिमांड करेंगे जिससे एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड चली जाएगी। इसके अलावा कई बार गवर्नमेंट जो है वो हाई इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, तो हाई इनडायरेक्ट टैक्स लगाने की वजह से भी सप्लाई पर इसका बुरा असर पड़ेगा और इससे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन है वो गिरेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड चली जाती है। इसके अलावा कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया या अदर इनपुट का प्राइस बढ़ गया या इंटरनेशनल प्राइसेस राइज हो गए, तो इन सब की वजह से भी आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फॉल होती है। इसके अलावा एक और खास कारण है जिसका कि हम और डिटेल में हम डिस्कस किया हुआ है हमने फ्लिप्स कर्व के अंदर। जब हमने फ्लिप्स कर्व समझाएंगे हम आपको, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने मॉडर्न फ्लिप्स कर्व में इसको एक्सपेक्टेशन प्राइस राइज को हमने एक्सप्लेन किया है। तो एक्सपेक्टेशन प्राइस राइज का क्या मतलब हुआ कि जब लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो जो ट्रेड यूनियन है या जो लेबर है वो ऊंची डिमांड की मांग, ऊंचे लेबर की मांग करते हैं, ऊंचे वेज रेट की मांग करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाती है। यानी कि बहुत सारी कारण हमने आपको रीजन आपको बताए, इन सभी से क्या होगा, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने से क्या हुआ है, प्राइसेस बढ़े हैं, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इसके बीच का जो हिस्सा है वही इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन का रेट हो गया, और यहां पर आप देखेंगे कि साथ साथ आपका जो जीडीपी का लेवल है वो भी घट गया, यानी कि आपका जो प्राइस राइज है वो भी राइज हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन भी है, ठीक है, और साथ साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो यहां पे अगर मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है और ये एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, तो ये हिस्सा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की वजह से प्राइसेस बढ़ गया और आपका जो जीडीपी का लेवल घट गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उसका जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों स्टैगफ्लेशन उस कंडीशन को कहते हैं जहां पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साथ ही साथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो केंजियन थ्योरी है वो फेल हो गई, साथ ही साथ फिलिप्स कर्व की थ्योरी भी फेल हो गई। तो एक नई चीज की, नई एक थ्योरी की जरूरत पूरी की पूरी इकोनॉमी में महसूस हुई, जिसकी वजह से एक नई इकोनॉमी आई जिसको हम बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन। तो बच्चों हमने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाई हुई थी जिसमें हम रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे थे। रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसका मीनिंग और बैकग्राउंड, तो आप एक बार आप उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है रैशनल एक्सपेक्टेशन का वो भी क्लियर हो जाए। तो अगर हम सबसे पहले समझें रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है। देखो रैशनल एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है, पहले आप वो समझ लीजिए।
रैशनल एक्सपेक्टेशन ये मान के चलती है कि कोई भी व्यक्ति तीन चीजों पे बेस्ड होकर कोई डिसीजन लेता है। यानी कि सबसे पहला है होता है ह्यूमन रैशनैलिटी, यानी कि उसके अंदर बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि के बेस पर ही कोई फैसला लेता है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे वो जो भी फैसला लेगा वो इस बात पे डिसाइड करेगा करके लेगा कि आने वाला वक्त किस तरीके से उसके लिए अच्छा हो सकता है, यानी कि वो अपने रैशनल बिहेवियर है उसका। दूसरा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम, और दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसका यूज कैसे करेगा। तीसरा, उसका पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए कि मुझे बाय करने हैं शेयर, किसके, टाटा कंपनी के शेयर बाय करने हैं। ठीक है, टाटा के, या मान लीजिए HDFC के करने, या किसी और की कंपनी के करने हैं, मुझे मान लीजिए शेयर बाय करने हैं। तो मैं शेयर बाय करूंगा या नहीं करूंगा, ये केवल पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि अगर HDFC या टाटा की जो शेयर थे वो पिछले 10 सालों में इंक्रीज हो रहे हैं तो अगले 10 साल में भी इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बल्कि मैं क्या करूंगा, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, मान लीजिए इनके बारे में मुझे कोई डीप इंफॉर्मेशन है, या मान लीजिए कि टाटा ने किसी कंपनी से एक्वायर करने का बात चल रही है, मुझे ये इंफॉर्मेशन है, तो मेरा फैसला इस पे भी डिपेंड होगा कि वो किसी कंपनी को बेच रही है या खरीद रही है। ठीक है ना, मेरे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है मैं उस पर भी बेस्ड होकर फैसला लूंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं गया इंटरनेट पे, मैंने चेक किया और ट्रेंड पता किया पिछले सालों का तो मैंने उस पर फैसला कर लिया, बल्कि मैं ये भी देखूंगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है और अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करूंगा। तो जो भी फैसला लूंगा मैं तीन चीजों पे लूंगा, एक तो ह्यूमन रैशनैलिटी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल और पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये थ्योरी यही कहती है, ये सजेस्ट क्या करती है, इट सजेस्ट दैट पीपल करंट एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमी आर देमसेल्फ एबल टू इन्फ्लुएंस व्हाट इज द फेलियर स्टेट ऑफ इकोनॉमी विल बिकम। यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें लोगों की जो करंट एक्सपेक्टेशन है, करंट एक्सपेक्टेशन भी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं, इकोनॉमी के इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि मुझे लगता है कि रिसेशन आने वाला है, सपोज कीजिए मुझे लगता है रिसेशन आने वाला है। ठीक है, और मुझे क्या लगता है, सभी को लगता है रिसेशन आने वाला है, सभी को लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है। तो अल्टीमेटली जब आप लॉन्ग टर्म में इसको आउटपुट कम को निकालोगे तो एक्चुअल में रिसेशन आएगा, चाहे गवर्नमेंट उसको रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी उपाय अपना ले, लेकिन रिसेशन आएगा, क्योंकि सभी लोग उसी तरीके से अपना बिहेवियर करेंगे कि रिसेशन आने वाला है। यानी कि जो करंट एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमी की वो भी इंफ्लुएंस करती है जिस पूरी की पूरी इकोनॉमी के आउटकम को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइडिया है ये उस आइडिया से डिफरेंट है जो हमने पढ़ा हुआ है केन्जियन थ्योरी में। केन्जियन थ्योरी में क्या है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि मंदी को दूर करना तो वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी और टैक्सेस को घटाएगी। तो रेशनल एक्सपेक्टेशन क्या आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट के मंदी टैक्स घटाने से या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से रिसेशन दूर हो जाएगा, बल्कि इस पे भी डिपेंड करता है कि लोगों को क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर के बारे में। ये थ्योरी हाइपोथेसिस हमें ये समझाने की कोशिश करती है, तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है ये इसी तरीके से डिसीजन पर बेस्ड है, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं वो पूरे के पूरे इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको ये अवॉइड करती है, इसको तोड़ती है एक तरीके से। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो देखो, रैशनल एक्सपेक्टेशन कोई नया नहीं है, केन्ज ने भी इसको यूज किया था लेकिन उस फॉर्म में नहीं किया था। उन्होंने बताया था कि जो रिसेशन और बूम आते हैं वो लोगों के एक्सपेक्टेशन की वजह से आते हैं। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल आपने पढ़ी होगी, जिसमें पुराने इकोनॉमिस्ट ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर जो व्यक्ति है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा कि भाई फ्यूचर अच्छा होने वाला है तो बूम आएगा, और वो अगर उदार निराशावादी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिसेशन आएगा। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आगे भी। लेकिन जो इस थ्योरी को सबसे पहले जो प्रपोज किया था, जो बनाया था, वो बनाया था जॉन एफ मूथ ने। ठीक है, इनका एक पेपर लिखा था, उस पेपर का नाम था रैशनल एक्सपेक्टेशन एंड थ्योरी ऑफ प्राइस मूवमेंट 1961 में। लेकिन इनको अच्छा इसलिए इनके पेपर की वजह से इनको फादर ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जॉन एफ मूथ को। लेकिन बाद में जो न्यू क्लासिकल रेवोल्यूशन हुआ था 1970 के बाद में, जिसमें एक लुकास थे, प्रोफेसर लुकास, उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी टू केन्जियन नोशंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि उन्होंने क्रिटिक किया था, उनकी आलोचना की थी, किसकी? केन्जियन नोशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की लुकास ने।
और वो किस रैशनल एक्सपेक्टेशन के थ्रू वो कैसे की थी, वो हम इसमें पूरा का पूरा आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लुकास की थ्योरी क्या थी। लुकास के बारे में भी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ था आपको वो समझना पड़ेगा कि जैसे रिसेशन आया था 1930 के बाद, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिकन इकोनॉमी में, जिसको आप ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो 1936 में जो बुक आई थी केंज की, उसमें उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर पर बात किया। उन्होंने बोला कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से अलग था कि भाई क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो ये मानते थे कि गवर्नमेंट को मार्केट इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट का अगर केवल उनको डिफेंस और कंट्रोल का जो देश के एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ही उनका रोल होता है गवर्नमेंट का। केंज ने गवर्नमेंट के काफी इफेक्टिव रोल की बात की गई, लेकिन ये थ्योरी केंज की थ्योरी काफी सक्सेसफुल भी रही। और उन्होंने देखा 1950 से 1970 के बीच में खूब देश में तेजी रही, और उन सब के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी को जिम्मेदार माना गया कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा हम आराम से डिप्रेशन को हटा के बूम को कंडीशन को ला सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो सिंपल सा है बूम आ जाएगा। लेकिन 1970-80 के बीच में क्या हुआ, एक नई तरीके की प्रॉब्लम पैदा हो गई जिसको कि हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये समस्या जब पैदा हो गई तो नए तरीके से सोचने के लिए नए इकोनॉमिक्स को मजबूर कर दिया इस पूरी की पूरी थ्योरी ने। यानी कि जो पुरानी थ्योरी थी कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो उनको टॉलरेट करना पड़ेगा, इसको उन्होंने तोड़ दिया स्टैगफ्लेशन। यानी कि इस केस में क्या था, 1970 और 80 के बीच में क्या पाया गया, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस क्राइसिस के वो बचने के लिए एक नई इकोनॉमिक थ्योरी बनी जिसको कि हम कहते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। तो इस थ्योरी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको रैशनल एक्सपेक्टेशन समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। 3 तरीके की हाइपोथेसिस होती है। एक एनिमल स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट जो है वो केंज की थ्योरी में है। इसका मतलब ए व्यक्ति जो कर रहा है, ठीक है, बी व्यक्ति भी वही करेगा, सी व्यक्ति भी वही करेगा, डी व्यक्ति भी वही करेगा। एनिमल स्पिरिट यानी कि जानवरों की तरह स्पिरिट होती है हमारी। अडॉप्टेड एक्सपेक्टेशन जो है वो ये लेके चलती है कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है हम उस पर फैसले लेते हैं। जबकि रैशनल एक्सपेक्टेशन 3 बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक ह्यूमन रैशनैलिटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल और देयर पास्ट एक्सपीरियंस। तो इन 3 पर बेस्ड है बच्चों, ये हमें समझना है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीक रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, और स्ट्रॉन्ग रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है अनलिमिटेड है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे बच्चों। तीसरी वीडियो में हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, जिसमें हम केंज का डायग्राम बनाएंगे और किस तरीके से केंज ने बताया किस तरीके से हम जीडीपी के लेवल को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो लुकास हैं उन्होंने केंज की थ्योरी की आलोचना की, दीर्घ काल में केंज की थ्योरी किस तरीके से फेल हो जाती है। तो इसके बारे में बच्चों हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों के लिए। इसके अलावा हम अगली वीडियो में बिजनेस साइकिल के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मतलब अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आगे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा 4 वीडियो के साथ में। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा, जरूर आपको जल्दी पब्लिक करेंगे हम उस वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। ठीक है, वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी, मतलब आपको इकोनॉमिक्स का कोई कोर्स चाहिए, जो भी आपको कोर्स चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप किसी भी मतलब किसी भी लेवल पे आप हो, आपको सारे के सारे कोर्सेज हमारे पास मिल जाएंगे। बस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।